प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 8 जंतु की संरचना व कार्य के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग में हम मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र, संधियां, उपास्थियां वो क्या होती हैं, उनके कार्य और जंतुओं में गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग को शुरू करने से पहले इसी पाठ के भाग 1 को दोहरा लेते हैं, जहां हमने विभिन्न जंतुओं के आकार प्रकार के बारे में जाना था और विभिन्न अंगों और उनके क्या क्या कार्य होते हैं और ज्ञानेंद्रियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आपके आसपास बाग बगीचे नदी तालाब तो जरूर होगा, मैदानी क्षेत्र और जंगल भी होगा जहां आप घूमने जाते होंगे और वहां आपने विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखा होगा, कुछ छोटे कुछ बड़े। जैसा हमने पहले पाठ में जाना था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंतु कौन सा होता है, सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, वो होता है ब्लू व्हेल, जो समुद्र में पाई जाती है। और ऐसे ही हमने बहुत छोटे जंतुओं के बारे में भी जाना था, जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है, और उन्हें हम किसके द्वारा देखते हैं? बिल्कुल सही, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम उन्हें देखते हैं। फिर हमने विभिन्न आकार के जंतुओं के बारे में जाना कि कुछ जंतु अकशेरुकी होते हैं और कुछ कशेरुकी। तो अकशेरुकी जंतु कौन से होते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुकदंड नहीं पाए जाते, और जिनमें पाया जाता है वो कौन से प्राणी होते हैं? वो कशेरुकी प्राणी होते हैं। उसके बाद हमने जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्यों के बारे में जाना। तो वो कौन कौन से थे? जैसे कि पाचन अंग। तो पाचन अंग के बारे में हमने जाना कि हमें नियमित रूप से पहले तो भोजन करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। और पाचन अंग के बारे में जाना कि पाचन अंग हमारा मुख से शुरू होता है, मुख से लेके गुदा तक। इसे आहार नाल कहते हैं, जो कि तकरीबन 9 मीटर लंबी होती है। फिर हमने श्वसन अंग के बारे में जाना, जो कि विभिन्न जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंग होते हैं। जैसे मछलियों में गिल्स होते हैं, और कीट पतंगों में वायु नलिकाएं होती हैं, और मनुष्य में फेफड़े होते हैं। फिर हमने जाना हृदय के बारे में कि मनुष्य के हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। और हमने रक्त के बारे में भी जाना था बच्चों कि रक्त 2 प्रकार का होते हैं। कौन कौन से? अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। तो सोचकर बताइए, अशुद्ध रक्त में क्या होता है? बिल्कुल सही, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। और फिर उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? बिल्कुल सही, उसका शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, और फिर उस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है। अब ये रक्त शुद्ध हो जाता है और हमारे विभिन्न अंगों तक हृदय के द्वारा पहुंचाया जाता है, पंप किया जाता है। फिर हमने उत्सर्जन अंगों के बारे में जाना, वृक्क के बारे में जाना, यानी किडनीज के बारे में जाना। और हमने जाना कि किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं? रक्त को छानने का कार्य, यानी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से बाहर निकालने के कार्य को किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क के द्वारा किया जाता है। और यदि वृक्क, किसी भी व्यक्ति के दोनों वृक्क यानी किडनी खराब हो जाए, तो वही काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। उसके बाद हमने जनन अंग, यानी कि हर जीव अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। और जो अंग प्रजनन में मदद करते हैं उन्हें जनन अंग कहते हैं। फिर हमने मस्तिष्क और नाड़ियों यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में जाना कि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जो कि कैसी कोशिकाओं से होती हैं? बिल्कुल सही, वो बहुत लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो एक तरफ से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और दूसरी छोर से संदेश को आगे भेजती हैं।
फिर हमने ज्ञान इंद्रियों के बारे में जाना, यानी ऐसे संवेदी अंग जो हमें सुनने, देखने और महसूस करने, रंग, स्वाद, गंध के बारे में जो अंग हमें बताते हैं, उनके बारे में हमने जाना। और मनुष्य में विभिन्न ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा, और इनके अलग अलग जो इनके कार्य हैं उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। और ये बहुत रोचक भाग था, क्योंकि इसमें हमने अपने बारे में जाना था कि हमारे कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस भाग के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, आज के भाग में हम मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल और संधि, उपास्थि, उनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में, और जंतुओं की गति के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अब आप ये सोचिए कि मकान बनाने से पहले हम पिलर बनाते हैं, और पिलर किस चीज से बनते हैं? बिल्कुल सही, पिलर सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट आदि, इन सब चीजों से पिलर बनाए जाते हैं। और पिलर बनने के बाद मकान का ढांचा तैयार होता है और फिर मकान बनाया जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जंतुओं में भी जंतुओं को निश्चित आकार और आकृति देने के लिए शरीर में एक ढांचा होता है जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। और बच्चों, यदि वह कंकाल तंत्र न हो तो जंतु सिकुड़ कर एक मांस के टुकड़े जैसा हो जाएगा। उसकी कोई आकृति नहीं होगी और कोई आकार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ढांचा मौजूद नहीं होगा। तो ये आप याद रखिए कि एक निश्चित आकार और आकृति के लिए कंकाल तंत्र होना आवश्यक है। तो मानव कंकाल तंत्र देखिए, ये अलग अलग अस्थियों से मिलकर बना है। मानव कंकाल विभिन्न हड्डियों से, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना है। ये सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए बच्चों, जैसे ये एक ढांचा है, ये देखिए ये ढांचा दिखाई दे रहा है आपको हड्डियों का, और इसके ऊपर क्या है? ये मांसपेशियां हैं। यानी अंदर ये हमारा ढांचा है, और ढांचा हमारा किससे सुरक्षित है? मांसपेशियों से। और ये मांसपेशियां और हड्डियां ये हमारे शरीर के अंदरूनी जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। और उसके साथ साथ ये मांसपेशियां हड्डियों के जो जोड़ हैं उनको हिलने डुलने में सहायता प्रदान करती हैं। तो अब हम बात करते हैं मानव के कंकाल की, कि मानव का कंकाल ये हड्डियों का ढांचा है। तो मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों, इसको आप याद रखिए कि मानव में कुल 206 हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं। अब हम विस्तार से कंकाल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये एक फ्लो चार्ट है। अब हम बात करते हैं कंकाल के बारे में। तो शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार के होते हैं। बाह्य कंकाल यानी कि त्वचा के ऊपर वाला हिस्सा, बाह्य का अर्थ भी ऊपर होता है, और त्वचा के भीतर होता है अंतः कंकाल, यानी कि तो शब्द से ही पता चल रहा है बाह्य मतलब बाहर और अंतः माने अंदर। तो त्वचा के बाहर के हिस्से पे जो कंकाल होता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं, जैसे कि हमारे नाखून, हमारे बाल, और आपने जानवरों में देखा होगा सींग, खुर, ये सब बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अंतः कंकाल की, यानी कि त्वचा के अंदर पाए जाने वाले कंकाल के बारे में। उसे कहते हैं अंतः कंकाल, जो कि मानव की अगर बात करें तो कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? बिल्कुल सही, 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अंतः कंकाल दो भाग में विभाजित होता है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? पहला है अक्षीय कंकाल।
अक्षय कंकाल 80 अस्थियों यानी 80 हड्डियों से मिलकर बना है। और दूसरा है अनुबंधीय कंकाल, जो कि 126 अस्थियों से मिलकर बना है। अब बच्चों 80 को 126 के साथ यदि हम जोड़ दें तो कितने अस्थियां बनेंगी? बिल्कुल सही, 206 अस्थियां, जो कि हमने अभी बात की थी कि मानव कंकाल 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल की, जो कि 80 अस्थियों से यानी 80 हड्डियों से मिलकर बना है। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है खोपड़ी, कशेरुक दंड और उरोस्थि तथा पसलियां। आप बिल्कुल परेशान, खोपड़ी तो आपको समझ में आ गया होगा, कशेरुक दंड ये भी आपको समझ में आ गया कि रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, उरोस्थि ये थोड़ा नया शब्द है, और पसलियां ये तो आप जानते ही हैं, पसली पिंजर, पर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अनुबंधीय कंकाल, जो कि 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है, इसके अंतर्गत बच्चों आती हैं मेखलाएं। ये भी एक नया शब्द है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मेखलाएं और हाथ और पैर की अस्थियों के बारे में जानेंगे, तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग। हमें ये याद हो जाएंगे कि हमारे शरीर में किस किस प्रकार की हड्डियां और उनके क्या क्या नाम हैं। अब हम इनको बच्चों एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खोपड़ी की। तो खोपड़ी 28 अस्थियों से मिलकर बना है। उसके खोपड़ी यानी ये वाला हिस्सा, ये इसमें ये दो प्रकार का होता है। एक तो कपाल, यानी कि ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये होता है कपाल, और दूसरा होता है चेहरे की हड्डियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय कंकाल में खोपड़ी की। खोपड़ी यानी गर्दन के ऊपरी भाग पर खोपड़ी टिकी रहती है, ये तो हम जानते हैं। यहां से ऊपर वाला हिस्सा ये खोपड़ी है। इसके दो भाग हैं, कपाल यानी कि ये वाला हिस्सा ये, और ये सामने है चेहरे की हड्डियां। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं पूछूं कि कपाल ये किसकी सुरक्षा करेगा, तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं कि ये मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। और कपाल 8 अस्थियों यानी 8 हड्डियों से मिलकर बनता है। उसके बाद अगला है चेहरे की हड्डियां, यानी कि सामने वाला हिस्सा। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि चेहरे की हड्डियां हमारे कौन से अंगों की सुरक्षा करती है, तो आप तुरंत इसका उत्तर बोलेंगे कि हमारी आंखों का, नाक, कान और जबड़ा, यानी जितने भी हमारे चेहरे पे संवेदी अंग हैं उनकी सुरक्षा चेहरे की हड्डियों के द्वारा किया जाता है। ये कुल 20 हड्डियां होती हैं। तो 20 हड्डियां चेहरे की और 8 हड्डियां यानी अस्थियां कपाल की, दोनों मिलकर 28 बनाती हैं। तो हमने यही बोला था कि खोपड़ी 28 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो ये आई खोपड़ी गोल घूमती हुई। अब हम बात करते हैं अक्षय कंकाल के अंतर्गत आता है कशेरुक दंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी। बच्चों ये कुल 26 अस्थियों से 26 हड्डियों से मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। तो ये आप जानते ही हैं कि सिर से लेके कमर तक पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये सीधी नहीं होती, ये थोड़ी सी घुमावदार होती है, जो कि कुछ कुछ एस शेप की होती है। इंग्लिश में एस अल्फाबेट की तरह इसका शेप होता है, आकार होता है। अभी हमने बात की थी कि इसमें कितनी अस्थियां होती हैं। बिल्कुल सही, इसमें 26 अस्थियां होती हैं, और हर हड्डी को कशेरुकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? कशेरुकाएं। कशेरुक दंड से कशेरुकाएं याद करना कितना आसान है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है? रीढ़ रज्जु की। अब यहाँ ये 26 कशेरुकाएं हैं, और जिसमें शुरू की ये ग्रीवा कहलाती हैं, फिर वक्षीय, कटी और सेक्रम। तो ये हुई अक्षय कंकाल का कशेरुक दंड। अब अक्षय कंकाल के अंतर्गत तीसरा कौन सा हिस्सा था? वो था
उरोस्थी तथा पसलियां यानी छाती की हड्डियां, ये भी 26 अस्थियों से मिलकर बनी है। तो आप पसलियां तो अच्छे से समझते ही हैं, हमारे जो वक्ष में के सामने जो एक पिंजरे के रूप में होता है उसे पसलियां कहते हैं। तो मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार, ये देखिए यहां से घूमती हुई हड्डियां आती हैं, तो 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर पसली पिंजर बनाती हैं, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से यानी कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं और सामने उरोस्थी से। ये देखिए ये सामने उरोस्थी है, ये तो पीछे रीढ़ की हड्डी से ये घूमते हुई जो हड्डियां आ रही हैं ये आगे सामने उरोस्थी से आकर जुड़ जाती हैं। तो ये तो हुई 12 जोड़ी की बात। और जो 13वीं जोड़ी है, 13वीं जोड़ी पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है परंतु सामने उरोस्थी से जुड़ी हुई नहीं होती। तो 13 जोड़ी का अर्थ है, एक जोड़ी में होती है 2, तो 13 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा बच्चों? बिल्कुल सही, 26 अस्थियां। तो हमने अभी बात की थी कि पसलियों में कितनी अस्थियां होती हैं? 26 अस्थियां होती हैं, और जो कि पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं और सामने उरोस्थी से। बस जो 13वीं जोड़ी होती है वो पीछे जुड़ी होती है परंतु सामने उरोस्थी से जुड़ी हुई नहीं होती। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका क्या कार्य है? तो आप तुरंत बोल सकते हैं, आप तुरंत, आपके दिमाग में ये उत्तर आ गया होगा कि यह जितने भी आंतरिक अंग हैं जैसे कि हृदय और फेफड़े, उनकी सुरक्षा किसके द्वारा होती है? बिल्कुल सही, पसली पिंजर के द्वारा इनकी सुरक्षा होती है, इन अंगों की सुरक्षा होती है। तो अब हमारा अक्षय कंकाल हो गया। हमने तीनों अक्षय कंकाल के अंतर्गत जो खोपड़ी, कशेरुक दंड और पसलियां, जो हमने छाती की हड्डियों के बारे में पढ़ा, तो ये अक्षय कंकाल है जिसमें ये तीनों जो हैं वो टोटल कुल मिला के 80 हड्डियां अक्षय कंकाल की बनी होती हैं। अब हम बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल की। और अनुबंधीय कंकाल कितनी अस्थियों के होते हैं? बिल्कुल सही, ये 126 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत आती है मेखलाएं और हाथ और पैर की अस्थियां। अब मेखलाएं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, जिसको इंग्लिश में गर्डल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंधे पे मेखला होती है उसको कहते हैं अंश मेखला, और जो हिप रीजन में मेखला होती है उसे बोलते हैं श्रोणी मेखला। ये ऐसा आप मान सकते हैं कि हाथ की हड्डियों को जोड़ने वाली मेखला को अंश मेखला कहते हैं और पैर की हड्डियों के लिए श्रोणी मेखला होती है। अब हम बात करते हैं हाथ की हड्डियों की। तो बच्चों हाथ की हड्डियों में होती है प्रगंडिका, यहां से यहां तक प्रगंडिका, और यहां से 2 हड्डियां कलाई तक आती हैं। कौन कौन सी? अंतः प्रकोष्ठिका और वही प्रकोष्ठिका। कौन कौन सी? अंतः प्रकोष्ठिका और वही प्रकोष्ठिका। यानी यहां से कंधे से लेके कोहनी तक 1 हड्डी प्रगंडिका, और यहां से यहां तक 2 हड्डियां अंतः प्रकोष्ठिका और वही प्रकोष्ठिका। अब हम चलते हैं पैरों की अस्थियों की तरफ। तो पैरों की अस्थियों में सबसे ऊपर होती है उर्विका, और उसके बाद होती है अंतःजंगिका और वही जंगिका। और बच्चों ये जो उर्विका है इसको इंग्लिश में फीमर बोलते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। तो हमने ये जाना कंकाल के मुख्य 2 भाग थे, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, और इनके बारे में हमने अभी विस्तार से जाना। चलिए अब हम जो हमने कंकाल में पढ़ा था उसको हम मानव के कंकाल पे दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। बच्चों इसके जो नाम है वो थोड़े से मुश्किल है, परंतु अगर आप इसको 5-7 बार दोहराएंगे तो आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ होती है गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी के 2 भाग होते हैं, जो होता है कपाल और सामने होती है चेहरे की हड्डियां। फिर हमने बात की थी ये कशेरुक दंड की, यानी रीढ़ की हड्डी की।
ठीक है। रीढ़ की हड्डी के बाद आती हैं पसलियां, जो कि 12 जोड़ी ऐसी होती हैं जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं और सामने उरोस्थी से, और 13वीं हड्डी पीछे यानी ये वाली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, परंतु सामने उरोस्थी से जुड़ी हुई नहीं होती। उसके बाद हमने बात की थी मेखलाओं की। तो जो यहाँ पर कंधे पे जो मेखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे कहते हैं अंश मेखला। और जो हिप के पास मेखला होती है उसे कहते हैं श्रोणी मेखला। फिर हम बात करते हैं हाथ की हड्डियों की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंधे से लेकर कोहनी तक होती है प्रगंडिका। उसके बाद 2 हड्डियां होती हैं, वही प्रकोष्ठिका और अंतः प्रकोष्ठिका। फिर उसके बाद पैरों की हड्डियों में आया उर्विका, वही जंगिका और अंतः जंगिका। पहले तो आप ये बताइए कि ये किसका कंकाल है? आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये एक मेंढक का कंकाल है। तो चलिए हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आती है खोपड़ी यानी कपाल, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर होती है अंश मेखला। अंश मेखला के बाद हाथों की हड्डियों के बारे में बात करें तो यहाँ होती है प्रगंटिका, वही प्रकोष्ठिका और अंतः प्रकोष्ठिका। इधर होती है श्रोणी मेखला यानी हिप गर्डर, और पैरों की हड्डियां होती हैं उर्विका, वही जंगिका और अंतः जंगिका। और हमने मेखलाओं के बारे में जान लिया। तो देखा बच्चों, आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि मानव कंकाल का एक नामांकित चित्र बनाएं। उस चित्र को जब आप बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। और ये आप बात मान लीजिए कि जब आप इनको दोहरा लेंगे तो ये सभी अस्थियों के नाम आपको यूं ही याद हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कंकाल तंत्र के 2 कार्य वो आप लिखिएगा, और संधि किसे कहते हैं यानी जॉइंट्स, उसको इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ हैंडराइटिंग में करिएगा। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये पाठ का भाग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने अपने ही कंकाल के बारे में बहुत अच्छे से जाना है। कल हम बच्चों फिर मिलेंगे, नई नई चीजों को लेकर आएंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और आज के इस पाठ को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। दीदी इस फ्रेश एयर में योगा करके तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। ऑक्सीजन से याद आया, बहुत लोगों को कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से प्रॉब्लम हो रही है, पर कुछ